अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद को सबसे बड़ा खिलाड़ी समझते हैं, पीएम मोदी कम है। ट्रंप नरेंद्र मोदी को फोन पे फोन घुमा रहे थे, कभी जन्मदिन के बहाने, कभी दिवाली के बहाने, लेकिन ट्रंप ने जो सोचा था वो हुआ नहीं। पहले यह कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया में होने वाली आसियान समिट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। यह समिट 26 से 28 अक्टूबर को होने वाली थी। आसियान समिट के लिए ट्रंप भी मलेशिया आ रहे थे। ट्रंप सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी से आसियान में मुलाकात हो जाएगी, लेकिन ट्रंप की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, क्योंकि अब आसियान में ट्रंप तो होंगे, लेकिन मोदी वहां खुद मौजूद नहीं होंगे। यानी लास्ट मिनट पे नरेंद्र मोदी ने खेला कर दिया। नरेंद्र मोदी से मिलने का ट्रंप का इंतजार धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है। पहले कनाडा में G7 समिट से लौटते वक्त ट्रंप ने पीएम मोदी से अमेरिका आकर मिलने की गुजारिश की थी। पीएम मोदी ने कहा नहीं, बहुत बिजी हूं, अभी नहीं आ पाऊंगा। फिर गाजा पीस समिट में ट्रंप ने पीएम मोदी को न्योता भेजा कि देखिए सब आ रहे हैं, आप भी आइए। ट्रंप का गेम प्लान पीएम मोदी समझ चुके थे कि आदमी कहीं भी अलाय बलाय बोलता है, और ये भारत है, पाकिस्तान तो है नहीं, और ये मोदी है, शहबाज शरीफ तो है नहीं कि ट्रंप बुलाएगा और एकदम कसीदे पढ़ने लगे। तो पीएम मोदी ने विदेश राज्य मंत्री को भेज दिया, खुद गए ही नहीं। अब ट्रंप उम्मीद लगाए बैठे थे कि आसियान समिट में उन्हें पीएम मोदी से मुलाकात का मौका मिलेगा, लेकिन यहां भी पीएम मोदी ने जाने का फैसला लास्ट मिनट पर टाल दिया। पीएम मोदी ने लास्ट मिनट में आसियान में जाने का फैसला क्यों टाला? कांग्रेस इस फैसले को लेकर क्यों उछल रही है? रूस वाले तेल पे ट्रंप का कौन सा नया झूठ पकड़ा गया कि कांग्रेस उछलती रह गई और पीएम मोदी ने बाजी मार ली क्या? ये सब आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले झलक देखिए। Spoke to Prime Minister Modi yesterday. They've been absolutely great. Modi is a great man. That he loves Trump now, and he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing. So. देखिए, ग्लोबल डिप्लोमेसी में आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान समिट के लिए मलेशिया नहीं जा रहे। मलेशिया में आसियान समिट के लिए नहीं जाने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जिस मुलाकात के कयास लगाए जा रहे थे, वो मुलाकात अब हो नहीं पाएगी। आसियान समिट में न जाने के बारे में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सबको बता दिया। इसके बारे में पीएम मोदी की मलेशिया के पीएम से फोन पर बात हुई, जिसके बाद पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करते हुए लिखा कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई, उन्हें आसियान समिट की अध्यक्षता करने के लिए बधाई दी और समिट की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। आसियान समिट में वर्चुअल तौर पर शामिल होने और आसियान भारत के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हो। यानी आज यह कंफर्म हो गया कि आसियान की मीटिंग में पीएम मोदी खुद फिजिकली न जाकर वर्चुअली, यानी कंप्यूटर के जरिए जो है वर्चुअल तरीके से वहां पर मौजूद रहे। पीएम मोदी से फोन पर बातचीत करने के बाद आसियान समिट की अध्यक्षता कर रहे मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने भी बयान जारी किया। उन्होंने पीएम मोदी को आसियान समिट के लिए मलेशिया नहीं पहुंचने की वजह भी बताई। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री से इस महीने के अंत में कुआलालंपुर में होने वाले 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के आयोजन पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत में चल रहे दीपावली के उत्सव की वजह से वो वर्चुअल तौर पर समिट में शामिल होंगे। आगे मलेशिया के पीएम ने लिखा कि वो पीएम मोदी के फैसले का सम्मान करते हैं और भारत के सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन जैसे ही बात कंफर्म हुई कि पीएम मोदी आसियान की मीटिंग के लिए मलेशिया अब नहीं जा रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस एकदम उछल पड़ी। कांग्रेस ने वही पॉलिटिक्स शुरू कर दी कि नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने पड़ना नहीं चाहते और इसलिए आसियान नहीं जा रहे। कांग्रेस ने कहा कि पिछले कई दिनों से अटकलें चल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर सम्मेलन में जाएंगे नहीं जाएंगे। अब यह लगभग तय हो गया कि पीएम वहां नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि कई विश्व नेताओं से गले मिलने, फोटो खिंचवाने और खुद को विश्वगुरु बताने के कई मौके हाथ से निकल गए। पीएम मोदी ने वहां नहीं जाने की वजह साफ है, वे राष्ट्रपति ट्रंप के सामने नहीं आना चाहते जो वहां मौजूद होंगे। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी इसी वजह से ठुकरा दिया था। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ में संदेश पोस्ट करना एक बात है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ आमने सामने होना जिसने 53 बार ऑपरेशन सिंदूर रोकने का दावा किया है, 5 बार यह कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा कर दिया है, यह दूसरी बात है। यह उनके लिए काफी जोखिम भरा है। प्रधानमंत्री शायद अब उस पुराने हिट बॉलीवुड गाने को याद कर रहे होंगे, बच के रहना रे बाबा बच के रहना। कांग्रेस का गजब हाल है। पिछले दिनों गाजा पीस समिट में जिस तरह से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पूरी तरह ट्रंप के सामने बिछे हुए थे,
उसके बाद पूरी दुनिया समझ चुकी है कि पीएम मोदी बार बार ट्रंप को गच्चा क्यों दे रहे हैं। भाई ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया में हर कोई उनकी तारीफ करे, हाँ में हाँ मिलाए, पूरी दुनिया में उनका डंका बजे। लेकिन यह नया भारत है, पीएम मोदी नए भारत के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में आसियान समिट से दूरी बनाने के पीछे पीएम मोदी के मास्टर प्लान को समझना जरूरी है। ग्लोबल डिप्लोमेसी के जानकार भी मान रहे हैं कि अगर पीएम मोदी आसियान समिट के लिए मलेशिया जाते तो ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। और जिस तरह ट्रंप की अनप्रिडिक्टेबल इमेज बनी हुई है, ट्रंप जिस तरह से बयान देते हैं, उससे भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और जोखिम पैदा हो सकता था। ऐसे में जानकारों का मानना है कि जब तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल ना हो जाए, तब तक ट्रंप के साथ सीधी बैठक से बचना ही बेहतर है, क्योंकि ट्रेड डील पर दोनों पक्षों की तरफ से तय डेलीगेशंस के बीच ही आपसी बातचीत से सहमति बननी चाहिए। जबकि ट्रंप के हाल के फैसले ये दिखाते हैं कि वो किसी भी डील का क्रेडिट खुद लूटने के लिए सार्वजनिक मंच पर अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि जब से ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने, इस बात से परेशान है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा नहीं पा रहे। उस पर ट्रंप का मानना है कि रूस से तेल खरीदकर भारत उसकी आर्थिक तौर पर मदद कर रहा है। यानी क्लियर है बॉस, खाली ट्रंप के सामने न पड़ने की बात होती तो भाई पीएम मोदी शुरू में ही कह देते कि नहीं, हम तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ की तरह वो ये वेट करते रहे कि भाई ये अगर ट्रेड डील फाइनल हो जाती है तब तो चला जाए, और उसके बाद भाई बातचीत होगी, ट्रंप कुछ बोलेगा तो मुंह पे सुना देंगे। लेकिन जब ट्रेड डील अभी तक फाइनल नहीं हो पाई तो भाई ऐसे सनकी आदमी के साथ वहां जाएंगे, आप वो कुछ बोलेगा, आप बोलेंगे, और ये दो देश हैं बॉस, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी, उनका रोजगार, उनसे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। आप तूतू में थोड़े करेंगे, और हम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान थोड़े ही हैं कि ट्रंप पीछे घूमेगा और हम ऐसे आंख मारेंगे, हाँ बॉस अभी लेटता हूं मैं आपके चरणों में। ये होना नहीं है। तो नरेंद्र मोदी को जब दिख गया कि भाई वहां अभी डील फाइनल नहीं हुई है तो क्यों इसमें जाना, जाओ तुम रहो अपना। ट्रंप माहौल तो खूब बना रहे थे कि नरेंद्र मोदी से फेस टू फेस मीटिंग का रास्ता क्लियर हो जाए, और इसके लिए अमेरिका से क्या क्या संकेत दिए जा रहे थे वो भी देखिए। भाई अमेरिका की तरफ से संकेत मिलने लगे थे कि भारत और अमेरिका के बीच जल्दी ही ट्रेड डील फाइनल होने वाली है। ट्रंप प्रशासन के सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया जाने लगा कि भारत पर लगने वाला टैरिफ 50% से घटकर 15% हो सकता है। दरअसल रूस से तेल खरीदने का हवाला देकर ट्रंप ने अगस्त में भारत पर लगने वाला टैरिफ 50% कर दिया था बढ़ाकर। लेकिन अब ट्रंप पीएम मोदी से बातचीत का हवाला देकर खुद एक तरफा दावा कर रहे थे कि पीएम मोदी ने भरोसा दे दिया है कि अब रूस से तेल खरीदेंगे ही नहीं। सुनिए रूस से भारत के तेल खरीदने पर ट्रंप ने आसियान समिट से ठीक पहले क्या बयान दिया था, और अब खुद ट्रंप कैसे खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, कैसे उनका झूठ पकड़ा गया है, वो भी दिखाऊंगा। Talking to him about it. I think it's a little bit of a different talk. India, as you know, has told me they are stop. You know, it's a process. You can't just stop it. But by the end of the year, they'll be down to almost nothing. That's a big thing. That was almost 40% of the oil. India, they've been great. Spoke to Prime Minister Modi yesterday. They've been absolutely great. China's a little bit different. You know, they're a little bit different relationship they have with Russia. It was never good, but because of Biden and Obama, they got forced together. They should never have been forced. डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिक्कत यही है, एक तो हर बात का क्रेडिट लेने की आदत है, दूसरी बात गलत दावे ठोक देते हैं। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, यह हम आपको लगातार आंकड़ों के साथ बता रहे हैं, लेकिन ट्रंप ये बात कहते रहते हैं। उधर कांग्रेस इसी में उछल जाती है कि अरे बाप रे, ट्रंप ने कह दिया तो इससे बड़ा ब्रह्म वाक्य क्या हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप खुद कितने अनप्रिडिक्टेबल हैं, इसे इस तरह से समझिए कि ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने के लिए पहले तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की, पुतिन की खूब तारीफ की है। मुलाकात के बाद फोन पर पुतिन के साथ ट्रंप की लंबी बातचीत भी हुई। दोनों नेताओं के बीच एक बार फिर बुडापेस्ट में मुलाकात होना भी तय हो चुका था, लेकिन यह मुलाकात भी अचानक रद्द हो गई और ट्रंप ने कह दिया कि वो पुतिन के साथ मुलाकात में समय बर्बाद नहीं करना चाहते। दरअसल सूत्रों का दावा है कि इस मुलाकात के लिए ट्रंप ने पुतिन के सामने यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने की शर्त रख दी थी, जिसे पुतिन ने सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप इतने भड़क गए कि उन्होंने सिर्फ पुतिन के साथ मुलाकात ही नहीं कर दी, बल्कि रूस पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकाइल पर बैन लगा दिया। रूस की ये दोनों तेल कंपनियां हर दिन 31 लाख बैरल तेल का एक्सपोर्ट करती हैं और अकेले रोजनेफ्ट कंपनी ग्लोबल तेल प्रोडक्शन का 6% और रूस के कुल तेल उत्पादन का करीब आधा हिस्सा एक्सपोर्ट करती है। खास बात यह है कि भारत रूस की इन दोनों तेल कंपनियों से तेल खरीदता है। अब इस बात को समझिए, भाई ट्रंप ने क्या कहा
कि मोदी ने कह दिया है मुझे फोन पे कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, यही ना कर रहे हैं, इसी पे ना कांग्रेस कह रही है कि हो गया नरेंद्र सरेंडर हो गया। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया होता, जिस तरह के ट्रंप दावे कर रहे हैं और कांग्रेस उछल रही है, इतनी पॉलिटिक्स हो रही है, तो अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो ट्रंप ने रूस की तेल कंपनी पर प्रतिबंध क्यों लगाया बॉस? भाई जब तेल ही नहीं खरीद रहा है भारत, आप कह रहे हो, तो वो तेल कंपनियां तो अपने नुकसान में जाएंगी, रूस को वैसे ही पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया तो उस पर सैंक्शन क्यों लगाए? और सैंक्शन लगा रहे हो इसका मतलब भारत ने बंद नहीं किया है। सीधा मतलब यह है कि भारत रूस से अब भी तेल खरीद रहा है और ट्रंप लाख प्रेशर करने डाल रहे हैं, लेकिन भारत को झुका नहीं पा रहे। इसलिए अब ट्रंप को रूसी तेल कंपनियों को टारगेट करना पड़ रहा है, क्योंकि मोदी तो सुने नहीं, माने नहीं। तो एक काम करते, तेल कंपनी पे ही सैंक्शन लगा दो। जहां तक रूस से तेल खरीदने की बात है तो भारत ने क्लियर कट कहा है कि देश हित ऊपर है, जब तक फायदा होगा खरीदेंगे, नहीं होगा जिस दिन फायदा उस दिन बंद कर देंगे। सूत्रों के मुताबिक भारत की सरकारी तेल कंपनियां रूस की तेल कंपनियों पर बैन के बाद हालात की समीक्षा कर रही हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले देश के लोगों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। फिलहाल भारतीय तेल कंपनियों के तेल खरीद पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत की सरकारी तेल कंपनियां सीधे रूस की तेल कंपनियों से तेल नहीं खरीदती, बल्कि यूरोप की उन मध्यस्थ कंपनियों के जरिए तेल खरीदती हैं जो अमेरिका के नए प्रतिबंधों के दायरे से बाहर है। और हमने आपको सूत्रों के हवाले से पिछले हफ्ते ही खबर या उसके पहले भी शायद बताया था कि भारतीय तेल कंपनियों को कोई ऐसा संदेश या ऑर्डर सरकार की तरफ से नहीं है कि काम करो, तेल खरीदना कम करो। उनको एक ही संदेश है कि भाई आपका देश का हित होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि भाई पहले रूस से तेल खरीदने में जितना फायदा हो रहा था अब उतना नहीं हो रहा है, तो आगे देखिए भविष्य में क्या होगा फायदा अगर उतना नहीं होगा तो। लेकिन रूस की तेल कंपनियों पर भी ट्रंप का बैन 21 नवंबर से लागू होना है। इसलिए फिलहाल भारत की सरकारी तेल कंपनियां 21 नवंबर के बाद आने वाले शिपमेंट्स को ही रिव्यू कर रही हैं और तेल सप्लाई पर कोई असर न पड़े इसके लिए पहले ही मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में नए विकल्प ढूंढने शुरू कर दिए। लेकिन इतना तो क्लियर हो गया कि भारत नहीं रुका तो तेल कंपनी पे सैंक्शन लगाना पड़ा ट्रंप को। ट्रंप ने सोचा होगा कि रूस की तेल कंपनियों पर बैन लगाने से मोदी पुतिन बैकफुट पर आ जाएंगे और उनकी बातें मान लेंगे। लेकिन ये ट्रंप भूल गए कि अमेरिका ही नहीं, पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिबंधों के बाद भी पुतिन पिछले 3 सालों से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी किए और इस बार भी ट्रंप के नए प्रतिबंधों का पुतिन ने अपने अंदाज में जवाब दिया। एक तरफ तो रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए, दूसरी तरफ पुतिन ने अपने न्यूक्लियर पावर का दम दिखाया। पुतिन की निगरानी में रूस ने जबरदस्त न्यूक्लियर ड्रिल की, जिसमें जमीन, आसमान और हवा में न्यूक्लियर अटैक की क्षमता को परखा गया। न्यूक्लियर ड्रिल के दौरान रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और घातक क्रूज मिसाइलें टारगेट की तरफ उड़ान भरती नजर आईं। रूस ने दावा किया कि ड्रिल के दौरान उनकी सेना ने सभी टारगेट्स पूरे कर लिए। तो यानी यहां पर ट्रंप का मामला कमजोर दिखा। ट्रंप जो तैयारी सो करें तो करें, लेकिन मुनीर, मसूद अजहर, हाफिज सईद क्या तैयारी कर रहे हैं जरा वो देखिए। 150 रुपए की फीस, रोज 40 मिनट ऑनलाइन क्लास। मुनीर और मसूद अजहर महिला आतंकियों की ब्रिगेड ऐसे बना रहे हैं क्या? हाफिज सईद का पैगाम तैयार, मुनीर सैफुल्लाह मिलकर फिर क्या बड़ा प्लान कर रहे हैं भारत के खिलाफ? अब इसका चैप्टर। ऑपरेशन सिंदूर में हुई कुटाई के बाद पाकिस्तान के आतंकी लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश तो कर रहे हैं। इंडियन आर्मी की पिटाई के बाद पाकिस्तान एक बार फिर आतंकियों की गोद में जा बैठा है। पाकिस्तान में जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं। पाकिस्तान की सभी आतंकी जमातों को जिंदा करने के लिए लाहौर में रैली होने जा रही है। इस रैली का पोस्टर बॉय बना है पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी। ये देखिए पोस्टर चिपकाए गए। आतंकी मसूद अजहर भी एक्टिव हो गया है, जिसका आतंकी ठिकाना ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो गया था। इस बार मसूद अजहर ने महिला आतंकियों की फौज खड़ी की है और इसके लिए बाकायदा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है। आप देखिए, पाकिस्तान में आतंकी लेडी ब्रिगेड तैयार हो रही है और महिलाओं को आतंकी क्लासेस दी जा रही हैं। महिला आतंकियों की भर्ती के लिए कोर्स शुरू किया गया है। आतंकी संगठन टीटीपी मुनीर को चैलेंज भी कर रहा है। टीटीपी पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर चुका है। पाकिस्तान के आतंकियों की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले जो पाकिस्तान कर रहा है प्लानिंग, उसकी एक झलक देखिए। मसूद अजहर किस तरह से महिलाओं को आतंकी बनाने की ऑनलाइन कोर्स चला रहा है वो आपको अब पहले बताता हूं। महिला आतंकी तैयार करने के लिए शुरू किए गए कोर्स का नाम तुफ्त अल मुमिनात रखा गया है। कोर्स के जरिए महिलाओं को आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाएगा। आईएसआईएस और बोको हराम की तर्ज पर जमात अल मुमिनात नाम का आतंकी विंग तैयार किया जा रहा है और फिर इनका इस्तेमाल महिला आत्मघाती हमलावर के तौर पर किया जाएगा। जैश की महिला ब्रिगेड से जमात उल मुमिनात के लिए फंड भी जुटाया जाएगा। जिहादी ट्रेनिंग के लिए रोज 40 मिनट की ऑनलाइन क्लास होगी, जिसके लिए महिलाओं से 150 भारतीय रुपए वसूले जाएंगे। बताइए,
फीस लेके बॉम्बर बनाएंगे। पाकिस्तान में आतंक का ऑनलाइन लाइव लेक्चर 8 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जिनमें आतंकियों की पत्नियों और गरीब महिलाओं को भर्ती किया जा रहा है। ये महिलाएं बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद और कोटली जैसे इलाकों में मदरसों में पढ़ती हैं। महिला आतंकियों को ट्रेनिंग का जिम्मा मसूद अजहर की 2 बहनों को दिया गया। सादिया अजहर और समैरा अजहर महिला आतंकी तैयार करने का काम करेंगी। इनके नाम में हटा देना चाहिए, जहर ही जहर है, अजहर की क्या जरूरत है। सादिया अजहर वही है जिसका पति आतंकी यूसुफ अजहर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया। तो महिलाओं को तैयार करना है तो ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, नाटक देख रहे हैं और उसमें 150 रुपया फीस भी ले रहे हैं। एक तरफ मसूद अजहर ने महिला आतंकियों को ट्रेनिंग का प्लान तैयार कर लिया है, दूसरी तरफ हाफिज सईद भी अंडरग्राउंड आतंकियों को दोबारा एक्टिव कर रहा है। लश्कर तैयबा ने पाकिस्तान में बड़ी रैली प्लान की है। रैली के लिए पोस्टर छपवाए गए हैं, जिसमें पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड आतंकी सैफुल्लाह कसूरी की फोटो लगाई गई है। लश्कर की यह रैली 2 नवंबर को लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में होगी। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद इस रैली की तैयारी में जुटा हुआ है। यह रैली लश्कर के पॉलिटिकल विंग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के बैनर तले बुलाई गई। रैली के जरिए लश्कर को नए सिरे से खड़ा करने की पाकिस्तान आर्मी की प्लानिंग है। इस रैली में लश्कर के टॉप आतंकी जो इंडिया से मोस्ट वांटेड हैं, वो शामिल होंगे। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, रावलपिंडी तक प्रचार चल रहा है भाई। सूत्रों के मुताबिक रैली में हाफिज सईद तो नहीं आ पाएगा, लेकिन उसका संदेश पढ़ा जाएगा। उसको डर भी होगा कि कहीं कोई अज्ञात हमलावर ठोक ना दे। भारतीय खुफिया एजेंसियां भी लाहौर में होने वाली इस रैली पर नजर रखे हुए हैं। लाहौर में खुलेआम होने वाले आतंकियों के जमावड़े पर आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो के जरिए आतंकियों को बुलावा भेजा जा रहा है। आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुर्खियों में आया था। यह वही आतंकी है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के नमाज जनाजा की अगुवाई की थी। देखिए, पाकिस्तान के जनरल्स के आगे रऊफ ने ही आतंकियों का नमाज जनाजा पढ़ा था। वही आतंकी अब लाहौर में खुलेआम रैली करने वाला है। आतंकियों की रैली के लिए हाफिज सईद महिलाओं का भी ब्रेन वॉश कर रहा है। आपको सुनवाता हूं कि लश्कर का टॉप कमांडर कैसे महिलाओं को भड़का रहा है। पीएम मोदी का नाम लेकर बदला लेने की कस्में दिलाई जा रही। जैश के नक्शे कदम पर ही लश्कर ने भी अपनी महिला आतंकियों की भर्ती का प्लान तैयार किया है और इसके लिए जगह जगह मीटिंग्स होती हैं जहां सिर्फ महिलाएं होती हैं। लाहौर में हुई लश्कर की पीएमएमएल विंग की ऐसी ही एक मीटिंग में क्या हो रहा है, यानी पाकिस्तान में मुनीर से लेकर आतंकियों तक की हालत इतनी खराब है कि अब वो महिलाओं को आगे करके उन्हें आतंकी बना के, उन्हें जिहादी बना के, उन्हें फट जाने वाला बॉम्ब बना के भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। यानी शहबाज और मुनीर अब आतंकियों के सहारे भारत के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, जबकि खुद मुनीर और शहबाज अपने ही घर में गिरे हुए हैं। मुनीर को तहरीक तालिबान के आतंकी खुलेआम धमकी दे रहे हैं, मुनीर को चुनौती दे रहे हैं, अगर मर्द हो तो हमारा सामना करके दिखाओ। सुनिए कैसी धमकियां मुनीर को दी जा रही। टीटीपी कमांडर ने यह चुनौती अफगानिस्तान और पाकिस्तानी सेना के बीच जोरदार लड़ाई के बाद जारी की है। टीटीपी जिस कोहाट इलाके में मुनीर को आने की चुनौती दे रहा है, उसके बारे में भी आपको बताता हूं। कोहट इलाका पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आता है, जो टीटीपी का गढ़ है और अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। इस इलाके में टीटीपी आतंकियों का दबदबा है और पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान होता है। असल में जिस टीटीपी को लेकर डुरंड लाइन हफ्ते भर तक सुलगती रही, जिसकी वजह से कई कायर पाकिस्तानी कब्रिस्तान पहुंच गए, उसी टीटीपी ने अब रावलपिंडी की कहानी खत्म करने का ऐलान किया है। और टीटीपी सिर्फ धमकी नहीं दे रहा है, बल्कि पाकिस्तान की सेना की बैंड भी बज रही है। टीटीपी ने 8 अक्टूबर के खैबर पख्तूनख्वा के हमले का वीडियो फुटेज जारी किया है। टीटीपी का दावा है कि हमले में 22 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी सेना के हथियार छीन लिए गए थे। हालांकि पाकिस्तान की सेना ने सिर्फ 11 सैनिकों के मारे जाने की बात मानी थी। टीटीपी के एक के बाद एक वीडियो आ रहे हैं। मुनीर और शहबाज की पोल खुलती जा रही है। टीटीपी ने पेशावर के पास एक वीडियो जारी किया है, जहां सड़क पर टीटीपी के आतंकी दिखाई दे रहे हैं। यानी जहां पाकिस्तान की सेना को होना चाहिए, वहां टीटीपी के आतंकियों ने चौकियां बना ली हैं। टीटीपी पाकिस्तान में घुस के मुनीर को चुनौती दे रहा है भाई। तो पाकिस्तान को ठोकने के लिए तो उसके अंदर ही लोग बैठे हैं, लेकिन जब भारत ठोकने पे आएगा तो क्या करेगा और कैसे करेगा, अब उसका चैप्टर देखिए। मोदी की नॉन स्टॉप तैयारी, आतंकियों को ठोकने के लिए प्रेशर कुकर से भी हल्का कौन सा हथियार ले आए। बॉर्डर पार डीप स्ट्राइक की तैयारी, 10,000 ड्रोन से वो हमला होगा कि पाकिस्तान चीन दोनों देखते रह जाएंगे क्या, अब इसका चैप्टर। भाई पाकिस्तान अपने आतंकियों की नई फौज तैयार कर रहा है, मोदी बैठे हुए थोड़े ही हैं। मोदी भी ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसे देखकर पाकिस्तान के आतंकियों के होश उड़ेंगे।
अभी की बात तो छोड़ दीजिए, भारतीय सेना के लिए ऐसे ऐसे फ्यूचर वेपन्स पर काम हो रहा है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। आज आपको बताऊंगा कैसे भारतीय सेना के लिए 1,66,000 करोड़ के मॉडर्न हथियार तैयार हो रहे हैं, कैसे भारत के दुश्मनों को 2 मोर्चों पर किलर जेट्स घेरेंगे, रॉकेट वॉरियर पिनाका का नया अवतार बताएंगे आपको, और यह भी दिखाएंगे कि भैरव बटालियन से बॉर्डर पार कैसे डीप स्ट्राइक से वॉर होगा और आर्मी की स्वदेशी न्यू वॉर मशीन कैसे प्रेशर कुकर से भी हल्की कार्बाइन दुश्मन पर कहर डालेगी, कैसे चीन की PL-15 मिसाइल का पुर्जा खुल जाएगा और कैसे भारत रूस के न्यू एयर डिफेंस प्लान से चीन और पाकिस्तान परेशान है। आज आपको सब दिखाऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार बहुत तेजी से आर्म्ड फोर्सेस से के ट्रांसफॉर्मेशन में लगी। एक्सटेंडेड रेंज वाला पिनाका कितना महाविनाशक हो चुका है, भैरव बटालियन से दुश्मनों के खेमे में क्यों तनाव है, वो कौन सी नई गन है जो तबाही मचाने के लिए आ रही है, सब आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले मॉडर्न और फ्यूचर वॉरफेयर के हथियारों का एक ट्रेलर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेनाओं को खुली छूट ऐसे ही नहीं देते, बल्कि सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन पर भी लगातार काम करते हैं। एक के बाद एक डिफेंस डील हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल की बैठक में जल्दी ही कई बड़े रक्षा सौदों को मंजूरी मिल सकती है, जिससे सेना का ब्रह्मास्त्र यानी गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम और भी महाविनाशक अवतार में बदलने जा रहा है। 1000 गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम से लैस होगी आर्टिलरी। खरीद को जल्दी ही मंजूरी मिलने वाली है। पिनाका दूर से ही दुश्मन के बंकर, कमांड पोस्ट, आर्म डिपो ध्वस्त करने की क्षमता उसकी कई गुना बढ़ जाएगी। पिनाका से 72 रॉकेट सिर्फ 44 सेकंड में लॉन्च किए जा सकते हैं। डीआरडीओ 120 किलोमीटर से 300 किलोमीटर रेंज के पिनाका रॉकेट सिस्टम पर भी काम शुरू करने जा रहा है। यह सिस्टम भी अगले 3 से 5 साल के भीतर सेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। पिनाका के लेटेस्ट वेरिएंट पिनाका MK2ER की रेंज 90 किलोमीटर तक की बताई जा रही है। इसके अलावा अमेरिकी एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन के साथ 12 लॉन्चर और 104 मिसाइल भी खरीदी जाएंगी। भारत के सामने हमेशा 2 फ्रंट वॉर की चुनौती रहती है, यानी एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना। लेकिन दोनों मोर्चों पर दुश्मन को घेरने के लिए वॉर प्लान तैयार है और इसके लिए 1,66,000 करोड़ रुपए के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील भी होने वाली है। इस डील में 114 नए मल्टी रोल फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे। राफेल, F-21, सुखोई समेत कई मल्टी रोल फाइटर जेट्स दौड़ में। डिफेंस एक्सपर्ट इसे इंडियन एयरफोर्स की 2 फ्रंट वॉर से निपटने की तैयारी के तौर पर देख रहे हैं।